हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आराम हिस्ट्री पॉइंट में। देखिए 500 एमसीक्यू का सीरीज हम चला रहे हैं हिस्ट्री का, और इसमें यह आपका तीसरा पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, और साथ ही साथ जो है पूरा हम डिटेल में चर्चा एक क्वेश्चन पर करते हैं, तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। और साथ ही साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह आज आपका तीसरा सीरीज है। यहाँ पर पहला देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। यह किनका कथन है? तो ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पाकेर बहादुर, गोविंद बल्लभ पंत, और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत। देखिए यह कथन जो है 27 अगस्त 1947 को गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा दिया गया। ये भी इनके कुछ बातों को आपको याद रखना है कि यह जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में कथन कहे थे, और उत्तर प्रदेश विधानसभा से इनको जो है संविधान सभा में चुनकर यह आए थे। और गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी याद रखने हैं। और एक दो बातें इससे आपको याद रखना है संविधान सभा से कि संविधान सभा के 296 सदस्यों में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग का 73 स्थान और 15 अन्य दलों के साथ जो है स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे, ये भी याद रखने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, और भी एक शब्द आप याद रख सकते हैं, जैसे कि 15 जो है महिलाएं इसमें चुनी गई थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति निम्न में से किस वर्ष हुई थी? फ्रांस की क्रांति आपको पता होगा, आंसर हम डायरेक्ट बोलते हैं 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति होती है। और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना करना पड़ा था इस क्रांति में, जो बाद में फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना भी गया। और यह जो है क्रांति संपूर्ण यूरोप में प्रचलित सामंती प्रथा के विरुद्ध मची एक शक्तिशाली उथल पुथल थी। और 1789 की जो है फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां था। लुई 16वां के शासनकाल में आर्थिक परेशानियां काफ़ी बढ़ गई थी, और इस स्थिति को सुधारने के लिए जो है लुई ने प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। ठीक है। और 5 मई 1789 को वर्साय में स्टेट्स जनरल का ऐतिहासिक अधिवेशन प्रारंभ होता है, और इसकी बैठक ने क्रांति के विस्फोट के लिए रास्ता प्रशस्त किया था। ठीक है। ये बातें, इतने सारे बातें इससे आपको याद रखने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र का लेखक जो है कौन है? हरिसेन जो है वसुमित्र है, और अश्वघोष है, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं कि बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। देखिए अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक हैं, और बुद्ध चरित्र को जो है बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है, और अश्वघोष को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है। अश्वघोष जो है पाटलिपुत्र के निवासी थे। ललित विस्तार हो गया, सारीपुत्र प्रकरण हो गया, सौंदर्यानंद हो गया, आदि पुस्तकें अश्वघोष के द्वारा जो है लिखी गई हैं। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, ये याद रखेंगे, हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखा जाता है। और वसुमित्र के द्वारा जो है महाभिभाषा सूत्र पुस्तक लिखा जाता है। ये याद रखेंगे, तीनों का हमने बता दिया। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? ऑप्शन में श्रीगुप्त है, वासुदेव है, धर्मपाल है, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि यह उत्तर में धर्मपाल हो जाएगा। धर्मपाल वंश जो है कहाँ पर आपको पता होगा कि पाल वंश यानी कि बंगाल का शासक था, जिसने 770 से 810 ईस्वी तक शासन करता है। और धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय व सोमपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध विहारों की स्थापना की थी। पाल राजवंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा की जाती है। तिब्बती लामा व इतिहासकार तारानाथ ने आपको याद रखना है कि इसमें तिब्बती लामा जो थे और इतिहासकार भी ये थे, तारानाथ के अनुसार जो है गोपाल ने ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, ये भी याद रखने हैं। और कुमारगुप्त जो है गुप्त वंश का शासक था, जिसका जो है शासनकाल 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक रहता है। कुमारगुप्त के समय में जो है सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त होते हैं।
ठीक है, तो ये सारे बात आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने वर्ष डैश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया। आप सब जानते हैं कि 1765 ईस्वी में ये होते हैं। आपको यहाँ पर याद रखने हैं, एक मिनट रुकिएगा। देखिए यहाँ पर उत्तर सी नंबर हो जाएगा। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो है 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया जाता है। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध की नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को बक्सर के युद्ध में क्या किया था, पराजित किया था। और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो था। और इस युद्ध के समय हेनरी बेंसिटाट बंगाल का गवर्नर था। और बक्सर के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब मीर जाफर और दिल्ली का शासक जो है शाह आलम द्वितीय था। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान के द्वारा जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है अस्थायी रूप से दे देता है। और शाह आलम द्वितीय जो है इसको अलीगौहर भी कहते हैं, के शासनकाल में जो है 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। असहयोग आंदोलन के बाद जो है महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था। यहाँ पर जो है उत्तर हो जाएगा सी नंबर, न्यायमूर्ति सी एन ब्रूमफील्ड। ठीक है, ब्रूमफील्ड इसके मतलब महात्मा गांधी पर मुकदमे जो हुई थी उसकी सुनवाई करने वाले थे। और सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। और कांग्रेस के वार्षिक नागपुर अधिवेशन में जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन, तो नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सी आर दास ने क्या की थी, प्रस्तावित की थी। और गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के 1 वर्ष के भीतर जो है स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी ने 1920 में अपना केसर-ए-हिंद पदक लौटा दिया था। इसके बाद जो है विधान परिषदों का बहिष्कार हुआ। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, ये जो है लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में आयोजित हुआ कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है अहमदाबाद में होता है। और इसके अधिवेशन के अध्यक्ष जो होते हैं वो हकीम अजमल खां होते हैं। तो इतने सारे पॉइंट यहाँ से असहयोग आंदोलन और गांधी जी से याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, सी नंबर। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, और आपको यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई भी नहीं है। तो उत्तर में हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था। इब्न बतूता जो है अरबी यात्री, विद्वान तथा लेखक था। इसका पूरा नाम जो है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न बतूता था। इब्न बतूता जो है अफगानिस्तान के रास्ते भारत आया, जिन्हें दिल्ली का काजी 1313 ईस्वी में बनाया गया। इब्न बतूता जो है अपनी लेख किताब रेहला लिखी, जिसमें जो है उसकी एक यात्रा वृत्तांत है। और इब्न बतूता जो है 14वीं शताब्दी का सबसे बड़ा और रोमांचकारी यात्री था, जिसने 44 से अधिक देशों की यात्रा की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खान के नाम से भी जाना जाता था। और इसका मूल नाम जो था उलूग खान था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कृष्ण प्रथम है, कृष्ण द्वितीय है और कृष्ण तृतीय है। यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा कृष्ण प्रथम। क्या हो जाएगा, तो कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। कैलाश मंदिर कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में स्थित है। और यह मंदिर जो है एलोरा की गुफाएं संख्या 16 में स्थित है। और इस मंदिर में कैलाश मंदिर को अनुकृति निर्मित की गई है। और हर मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने जो है 1756 से 74 के बीच में करवाया था। और एलोरा के कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर भी है।
कांची का जो है कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन सेकेंड के द्वारा बनाया गया और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है करवाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि यह जो है 1833 का चार्टर एक्ट था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है और इस अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो है उच्च शिक्षा पर जो है प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये का खर्च का प्रावधान किया गया था और 1853 का चार्टर एक्ट जो है अंतिम चार्टर एक्ट था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन जो है 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो यह था लाहौर का अधिवेशन 1940। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमृतसर अधिवेशन है, इलाहाबाद अधिवेशन है, लेकिन उत्तर हो जाएगा लाहौर का अधिवेशन 1940। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में होता है, जिसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है औपचारिक रूप से पारित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना कर रहे थे। 23 मार्च 1940 को लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। मोहम्मद इकबाल को पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है और इन्होंने 1930 में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अलग देश के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1933 में जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था और पाकिस्तान के प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में फजलुल हक तथा सिकंदर हयात खां ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर देखेंगे सर विलियम जोन्स हैं, सर जॉन मार्शल हैं, R.D. बनर्जी हैं। तो उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स 1784। देखिए इस सोसाइटी का उद्देश्य जो है भारत के गौरवशाली इतिहास को उजागर करना। लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको पता होगा कि 1828 से लेकर 35 तक इसका काल रहता है। भारत के बिना किसी अतिरिक्त प्रभाव के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1835 में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा बनाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले हैं और सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य लॉर्ड ऑकलैंड के समय जो है लागू होता है 1836 से 42 के समय। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? गोथिक है, द्रविड़ है, नागर है। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर उत्तर गोथिक हो जाएगा। गौथिक शैली जो है भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है। गौथिक शैली तिकोने मेहराबों वाली यूरोपीय शैली है और यह जो है मध्य युगीन यूरोपीय वास्तुकला की एक शैली है जो संभवतः जर्मन गोथ जाति के जो है प्रभाव से आविर्भूत होता है। गौथिक शैली के अंतर्गत जो है बनी इमारतों की संरचना बहुत बड़ी है और नागर शैली संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से विंध्य तक प्रचलित था और मतलब प्रचलित हुआ। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं और विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी घाटी तक नागर और द्रविड़ शैलियों के मिश्रण रूप बेसर शैली के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नेपोलियन अंतिम रूप से किस वर्ष पराजित हुआ था? नेपोलियन कब पराजित होता है? 1800 में, 1805 है, 1815 है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1815 में। देखिए 18 जून 1815 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस और ब्रिटेन और नेपोलियन के बीच जो है वाटरलू का प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसमें नेपोलियन जो है अंतिम रूप से हार गया और उसे सेंट हेलेना के द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था जहां 5 मई 1821 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। 1795 से लेकर 1799 के बीच जो है फ्रांस में डायरेक्टरी के शासनकाल में नेपोलियन का उत्कर्ष होता है। नवंबर 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी शासन का तख्ता पलट कर दिया और फ्रांस जो है के प्रथम कौंसल के पद पर नियुक्त कर दिया गया
और 1802 में जो है एक जनमत संग्रह होता है और नेपोलियन जो है यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, मतलब नेपोलियन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि वह फ्रांस के प्रथम कौंसल के पद पर आजीवन बना रहेगा। 1804 में जो है फ्रांस की सीनेट ने नेपोलियन को फ्रांसीसियों का सम्राट घोषित कर दिया और 1799 से लेकर 1815 तक यूरोप के इतिहास का केंद्र नेपोलियन रहता है। अतः जो है यूरोप के इतिहास में नेपोलियन का युग कहा जाता है इसको। और नेपोलियन के बढ़ते प्रभाव एवं यूरोप की राजनीति में हुए परिवर्तन ने नेपोलियन के विरुद्ध प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस एवं इंग्लैंड का एक गुट 1813 में कायम हो जाता है और नेपोलियन के विरुद्ध जो है बना यह मित्र गुट ने 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को अंतिम रूप से पराजित कर देता है। इतने सारे बात जो है आपको नेपोलियन से याद रखने, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ से मिल गए होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय, शेरशाह, हुमायूं, बाबर, तो यह बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो बाबर के। देखिए कृष्णदेव राय का काल जो होता है 1509 से लेकर 1529 तक और इसके समकालीन जो है बाबर 1526 से 1530 तक जो है इसका काल होता है। एक कृष्णदेव राय की काल कब से कब होती है? तो 1509 से 29 तक। कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था और कृष्णदेव राय ने जो है अमुक्त माल्या और जामांती कल्याणम जैसी पुस्तकें लिखी थी। विजयनगर राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया जाता है। विजयनगर जो राज्य है उसकी राजधानी तुंगभद्रा नदी पर हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी पर हम्पी थी और विजयनगर राज्य का क्रमशः जो है इन वंशों ने भारत में जो शासन किया था, जैसे संगम था, सालुक था, तुलुक था और अराबीरो वंश था। ये जो है वंश ने शासन विजयनगर पर किया था। राक्षसी तंगरी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध जो है 23 जनवरी 1865 ईस्वी को होता है। इसको इस नाम से भी जाना, तीन नाम से, तालीकोटा, राक्षसी तंगरी और बन्नी हट्टी के नाम से भी जानते हैं। और इस युद्ध में जो है विजयनगर की भारी पराजय होती है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? वुड डिस्पैच है, हंटर आयोग है, सेडलर आयोग है। आप सब जानते हैं कि यह वुड डिस्पैच है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। चार्ल्स वुड जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच के द्वारा विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार की सिफारिश किया जाता है। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी को जो है वुड डिस्पैच लागू करता है। इसके अनुसार जो है जिलों में एग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसियों जैसे कि कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। राज्यों में जो है शिक्षा निदेशालयों और निर्देशकों की नियुक्ति की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1854 ईस्वी में लंदन में किया गया और 1855 में जो है प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ होती है। 1857 में लॉर्ड कैनिंग के काल में जो है विश्वविद्यालय एक्ट लाया गया था। इतना सारा पॉइंट आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल जो है स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया? हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, लाल किला। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ताजमहल। ताजमहल जो है किसके द्वारा? तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा यह तैयार किया गया था और 1983 में यह जो है विश्व धरोहर घोषित यूनेस्को के द्वारा होता है। देखिए यूनेस्को के द्वारा जो शामिल वर्ष में आपको क्या क्या भारत के हैं जो शामिल हैं विश्व धरोहर में, तो आगरा का किला 1983 में, अजंता की गुफाएं 1983 में, एरोला की गुफाएं 1983 में, ताजमहल 1983 में, महाबलीपुरम के स्मारक 1984 में, कोणार्क के सूर्य मंदिर 1984 में, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 में, हुमायूं का किला 1993 में, लाल किला 2007 में। इतना सारा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, कब कब कौन कौन जो है यूनेस्को में शामिल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस वायसराय द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग,
लॉर्ड वेलिंगटन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। देखिए, लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के अधिवेशन को प्रतिबंधित कर दिया था। यह अधिवेशन जो है 1932 में बनारस में होना प्रस्तावित था। 1932 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। लॉर्ड वेलिंगटन का काल जो है 1931 से 36 था। वर्ष 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बनकर भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 16 अगस्त 1932 में ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के जो है ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करता है और जो है वर्ष 1932 में ही पूना पैक्ट तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। वायसराय वेलिंगटन के समय जो है भारत शासन अधिनियम 1935 पारित होता है और इस एक्ट द्वारा जो है बर्मा के प्रशासन को भारत के प्रशासन से अलग करने का प्रावधान होता है। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम बैठक लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में होती है। बहुत ही सारे पॉइंट यहाँ से आपको देखने को मिले। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बनता है। बलामफील्ड फुलर है, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स नेपियर। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो हो जाएगा बलामफील्ड फुलर। कर्जन जो है लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक विवादित कार्य जो है बंगाल विभाजन था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो जाती है। बंगाल के अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था थी जिसकी स्थापना बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा की जाती है। स्वदेश जो है बांधव समिति की स्थापना 22 साल में अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखें। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था। इटली है, इंग्लैंड है, फ्रांस है। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा इटली। पुनर्जागरण का केंद्र जो है इटली था। रिनेसां का अग्रदूत दांते था। दांते इटली के फ्लोरेंस निवासी 15वीं-16वीं शताब्दियों से यूरोप में मध्य युग का अंत एवं आधुनिक युग का प्रादुर्भाव होता है। भारत में जो है रिनेसां 19वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज की। तो आप सब जानते हैं कि 1492 में भारत की खोज निकलने के लिए निकलता है, खोजने के लिए निकलता है, लेकिन अमेरिका की खोज करता है। यह कोलंबस है और कोलंबस के द्वारा जो है अमेरिका की खोज 1492 में होती है। और जो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है बेसिन के निवासी थे। 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका की खोज होती है। कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड की खोज करता है। कैप्टन कुक और तास्तान ने क्रमशः जो है तास्तान के द्वारा न्यूजीलैंड का और कैप्टन कुक के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज होती है। पुर्तगाल के वास्को डिगामा के द्वारा जो है भारत की खोज होती है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो बहुत बार ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है और मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर, गहराई 2.43 मीटर है और इस महा स्नानागार के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में सीढ़ियों का निर्माण किया गया। पानी को रिसने से रोकने के लिए चिनाई मसाले और ईंटों के ऊपर डामर बिटुमन की परत भी चढ़ाई गई थी। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का किला। इसे सिंध बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा स्थल था। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा और माधव स्वरूप बस के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया जाता है। 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया जाता है और चन्हूदरो मनके उद्योग के लिए विख्यात था। इतना सारा पॉइंट याद रखेंगे। अगर हड़प्पा की खोज करेगा तो इसमें दो नाम आते हैं। एक आता है दयाराम साहनी, ज़्यादातर आपको दयाराम साहनी का ही नाम आता है। एक होते हैं माधव स्वरूप बस और मोहनजोदड़ो की खोज जो है आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया जाता है 1922 में।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि जोसेफ मैजिनी निम्न में से किस देश का था? फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया। तो यह इटली का था। देखिए जोसेफ मैजिनी इटली का था। जोसेफ मैजिनी का जो जन्म है 22 जून 1805 को और मृत्यु 10 मार्च 1872 को होती है। जोसेफ मैजिनी इटली में राष्ट्रवादी विचारधारा का मसीहा था। जोसेफ मैजिनी जो है इटली में राष्ट्रवादी विचारधारा का मसीहा के साथ साथ ये भी याद रखना कि दार्शनिक, चिंतक, दूरदर्शी राजनेता, कर्मठ राष्ट्रवादी कार्यकर्ता, ये सारा था। 1830 से 31 के विद्रोह में जो है मैजिनी ने सक्रिय जो है रूप से भाग लिया था। 1831 में मैजिनी ने यंग इटली नामक जो है संगठन की स्थापना की थी। यंग इंडिया जो है आप सब जानते हैं कि यह गांधी जी के द्वारा होता है। और 1834 ईस्वी में जो है मैजिनी ने यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना, दो याद रखना है, एक यंग इटली है 1831 में और यंग यूरोप जो है 1834 में इसकी स्थापना होती है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? सूर्य, वरुण, इंद्र। तो ये भी आपको पता होगा कि सबसे महत्वपूर्ण जो था वह इंद्र था। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में इंद्र। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। वैदिक देवताओं को निवास स्थान के आधार पर 3 मंडलों में विभाजित किया गया। पृथ्वी का देवता, अंतरिक्ष का देवता, आकाश का देवता। ऋग्वेद स्तुति प्रधान, वंदना प्रधान, पूजा का पाठ का प्रधान वेद है। और ऋग्वेद में सर्व प्रमुख जो है देवता इंद्र हैं, जिसका जो है स्तुति 250 श्लोकों में किया गया, यानी कि 250। इंद्र जो है मूलतः युद्ध का देवता है और इंद्र को पुरंदर, सोमपा, वित्रहंत, जो है राथेष्ट आदि नामों से भी जाना जाता है। श्लोकों के आधार पर जो है ऋग्वेद का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि। इनकी स्तुति जो है 200 श्लोकों में किया गया है। और ऋग्वेद में जो है देवियों में सावित्री सबसे महत्वपूर्ण है, जिनके लिए गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा तृतीय मंडल में किया गया है। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे ऋग्वेद से पॉइंट आपको मिले। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो आप सब जानते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। पार्श्वनाथ और अष्टनेमी यहाँ पर ऑप्शन है, उत्तर हो जाएगा ऋषभ देव। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है और ऋषभ देव का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में होता है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सौर या बैल है। ठीक है, बैल सौर या बैल, इसको बैल भी बोलते हैं। और ऋषभ देव को आदि नाथ के नाम से भी जाना जाता है। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ काशी के शासक अश्वसेन के पुत्र थे। इनके माता का नाम बामा और पत्नी का नाम प्रभावती था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह ऋजुपालिका सर्प है। क्या है? सर्प, सांप। और अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह शंख है। और अरिष्टनेमी को कृष्ण के भाई बलराम से संबंध जोड़ा जाता है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि मेटरनिक यूरोप के किस देश का नेता था? फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया। तो उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का नेता था और इसका जन्म जो है 15 मई 1773 को और मृत्यु 11 जून 1859 को होता है। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का प्रमुख राजनेता, राजनयिक, चांसलर था और फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्धों के बाद जो है यूरोप की राजनीति में एक प्रभावकारी नाम मेटरनिक का हुआ। 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक के यूरोपीय इतिहास को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। और मेटरनिक जो है प्रतिक्रियावादी भावनाओं अर्थात अनुदारवाद अर्थात अपरिवर्तन विरोधी विचार का पोषक कह सकते हैं इसको। और मेटरनिक की नीति का मूल यह था कि शासन करी और कोई परिवर्तन न होने दो। मेटरनिक ने फ्रांस की क्रांति से लेकर नेपोलियन युग में यूरोप में हुए उथल-पुथल एवं परिवर्तनों से यूरोप को विशेषकर अपने देश ऑस्ट्रिया को उबारकर एक स्थिरता देना आवश्यक मानता था। मेटरनिक की नीति किसी भी कीमत पर यथास्थिति बनाए रखने तथा राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचल डालने की थी।
यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति की देन प्रजातांत्रिक विचार का जो है हर हाल में विरोध करना मेटरनिक व्यवस्था का एक अन्य पहलू था। और वियना कांग्रेस द्वारा जो है स्थापित यूरोपीय कंसेंट भी मेटरनिक व्यवस्था का ही अंग था। ठीक है, इतना सारा पॉइंट मेटरनिक से आपको याद रखने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आता है? चंद्रगुप्त मौर्य है, पुष्यमित्र शुंग है, समुद्रगुप्त है। तो उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर पाटलिपुत्र आता है। पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने पाली ब्रोथा कहा था। और मेगास्थनीज जो है मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के संरचना और भव्यता का विस्तार से चर्चा भी करता है। मेगास्थनीज ने मौर्य नगर प्रशासन के बारे में सर्वाधिक जानकारी दिया। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक की रचना की गई। इंडिका के अनुसार जो है भारत में दास प्रथा नहीं था, जबकि अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास प्रथा का उल्लेख है। इंडिका के अनुसार जो है भारतीय समाज को 7 वर्ग में व्यवसाय के आधार पर बांटा गया। विंसेंट संधि ने सॉरी विंसेंट स्मिथ विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें विंसेंट जो है स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और पुष्यमित्र शुंग जो है 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ का हत्या करके शुंग वंश का जो है स्थापना करता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो यह ज्योतिराव फूले के द्वारा किया जाता है। 1773 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है सत्यशोधक समाज की। यह जो है पुणे में स्थापित की जाती है और सत्यशोधक समाज समाज के दलित उपेक्षित वर्गों के उत्थान से जुड़ा हुआ। ज्योतिबा जो है फूले के द्वारा जो है गुलामगिरी 1773 में ही रचित है पुस्तक। और सावित्री बाई ने 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। सावित्री बाई को भारत की आधुनिक काल का प्रथम शिक्षिका माना जाता है, ये भी याद रखेंगे। श्री नारायण गुरु ने जो है बैकोम सत्याग्रह का नेतृत्व त्रावणकोर में किया था। इतना सारा पॉइंट याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद के समय जो है कौन वायसराय था? लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। तो इल्बर्ट बिल जो है बिल विवाद के समय जो है लॉर्ड रिपन वायसराय था। लॉर्ड रिपन का काल आपको याद होना चाहिए, 1880 से लेकर 84 तक है। और इल्बर्ट बिल जो है 1883-84 में लाया गया था। और लॉर्ड रिपन भारतीयों को भी अंग्रेजों के समान अधिकार देने के लिए पक्षधर था। इन्होंने इल्बर्ट बिल के द्वारा जो है भारतीय जजों को भी अंग्रेज की मुकदमा सुनने का अधिकार देने का प्रयास किया था। इल्बर्ट जो है लॉर्ड रिपन के इल्बर्ट लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य थे। और इल्बर्ट बिल के विरुद्ध में श्वेत आंदोलन चलाया गया था। और इल्बर्ट बिल में जो है संशोधन किया गया, जिसके अनुसार जो है भारतीय जज भी अंग्रेज की मुकदमा सुन सकते हैं, लेकिन जूरी व्यवस्था के अंतर्गत, जिनमें अनिवार्य रूप से अंग्रेज जज भी होंगे। इसके विरोध में लॉर्ड रिपन ने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि संशोधित इल्बर्ट बिल मूल जो है इल्बर्ट बिल की भावना के विपरीत था। और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में होती है बम्बई में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया? जापान, रूस, इटली। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जापान। देखिए, जापान ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण करता है। 7 दिसंबर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण करता है और 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर देता है, मतलब कर दी। और 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने परमाणु परीक्षण करता है। 16 जुलाई ओपेनहाइमर आप फिल्म देखे होंगे तो इसमें किस प्रकार से परीक्षण किया जा रहा है। और आपको यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी में जो 6 और 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया है, तो ओपेनहाइमर फिल्म में दिखाया गया है। ठीक है। और ऑस्कर भी ओपेनहाइमर फिल्म जीता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, करंट में पूछ सकता है।
देखिए, मानव बम का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जापान ने पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर बम गिराने में किया था और 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के साथ जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत होता है। ये सारी बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि 1909 में जो है 1909 ईस्वी में करजन बाइली किसके हाथों मारा गया? दामोदर चापेकर, अनंत कान्हेर, मदन लाल ढींगरा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मदन लाल ढींगरा। देखिए 1909 में करजन बाइली मदन लाल ढींगरा के हाथों मारा जाता है और ये जो है भारतीय क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के जो सक्रिय सदस्य थे। अभिनव भारत के यह मदन लाल ढींगरा सक्रिय सदस्य थे और मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिकोत्सव के दौरान जो है करजन बाइली की हत्या कर दी। मदन लाल ढींगरा को बेरीकोट ने मृत्युदंड का आदेश दिया और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को नासिक के डी.एम. जैक्सन की हत्या जो है अनंत लक्ष्मण केनहेरिक के द्वारा कर दिया जाता है। 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके सहयोगी एम हर्स्ट की हत्या कर देता है और हंटर समिति ने भारत में प्रथम आतंकवादी मतलब कि क्रांतिकारी घटना रैंड की हत्या को माना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को होता है? तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यह बीपीएससी के द्वारा तैयारी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप सब जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में होता है और अमृतसर में बैसाखी पूर्णिमा के दिन जो है मार्शल लॉ की स्थिति में डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा का आयोजन होता है और इसी के एवज में जो है क्या होता है कि जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाई जाती है और हंटर जो है समिति के अनुसार 379 लोगों की मारे जाने की सूचना दी गई, लेकिन इसमें जो है हजारों लोग मरे थे मालवीय समिति के अनुसार। 2 समिति, एक हंटर समिति, एक मालवीय समिति जो कि भारत का। और इस समय जो है पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। ये भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि बहुत बार भी पूछा गया है कि इस समय गवर्नर कौन था? तो गवर्नर था माइकल ओ डायर और भारतीय जनरल जो था उस समय हंसराज नाम के भारतीय जनरल जो थे वो डायर थे, भारतीय जनरल डायर। ये 2 क्वेश्चन में आपसे सूचना जो आपको पूर्ण रूपेण याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो माइकल ओ डायर था, गोली चलाने की जो आदेश देता है वो जनरल डायर देता है। माइकल ओ डायर और जनरल डायर में आपको 2 बातें याद रखनी हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी? 19 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, 23 अक्टूबर 1943। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपको 21 अक्टूबर 1943। भारत में अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में किया जाता है और 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सुपर कमांडर पद धारण किया था। जर्मनी से रास बिहारी बोस के बुलावे पर सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के कमान संभालने के लिए आए थे। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन जो है का गठन 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को 18 अगस्त 1945 ईस्वी को फरमोसा के पास हवाई दुर्घटना में घायल होने का समाचार मिला। उसके बाद जो है उनके बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि म्यूनिख समझौता में इनमें से किस देश को आमंत्रित नहीं किया था? जर्मन, रूस, इटली। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा रूस। देखिए म्यूनिख समझौता में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। 29 सितंबर 1938 को म्यूनिख समझौता होता है और इस समझौता में जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस के प्रतिनिधित्व एकत्र हुए थे और इस समझौता के साथ जो है रूस को आमंत्रित नहीं किया गया तथा चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधित्व को बैठने नहीं दिया गया। हिटलर ने जो है सुडेटेनलैंड पर कब्जा कर लिया था और
मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर हिटलर ने प्रभाव बढ़ा दिया और जो है सितंबर 1939 में पोलैंड आक्रमण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है। इसे याद रखना है ये सारे के सारे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये सब आप जानते हैं ये होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है नीदरलैंड के हेग नामक शहर की पीस पैलेस इमारत में स्थित है। कहाँ पर है तो नीदरलैंड के हेग शहर पीस पैलेस इमारत में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकृत भाषाएं अंग्रेजी व फ्रेंच हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का काल जो है 3 वर्ष का होता है। 1945 में जी.एच. हेकवर्थ समिति को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक कानून बनाने हेतु मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो है स्थापना 1945 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और अप्रैल 1940 में यह कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि रजा शाह पहलवी किस देश का सुधारवादी शासक था। अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ईरान। देखिए राजा शाह पहलवी ईरान का सुधारवादी शासक था और रजा खान ईरान के शासन जो है सेना का एक अधिकारी भी रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वह ईरान की राजनीति में प्रवेश किया और ईरान का शासक बन बैठा। रजा शाह पहलवी 1925 से 1941 तक ईरान का शासक था। इन्होंने पहलवी वंश की स्थापना की। शासक बनने के बाद जो है रजा खां को रजा शाह पहलवी कहा गया और ईरान को महान सभ्यता के रूप में पुनः स्थापित करना उनका सपना था। ठीक है, आपको अभी घटनाएं जो घटी है वो भी सब देख ही रहे होंगे। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। करंट में क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है जो हाल ही में घटना घटी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 106 नंबर की संयुक्त राष्ट्र के इनमें से कौन सी एजेंसी जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। IMF है, IMO है और ILO है। तो उत्तर हो जाएगा ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकार है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों के संवर्धन करती है और इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को होती है और इसका मुख्यालय जो है ILO का मुख्यालय जिनेवा में अवस्थित है। और 1969 ईस्वी में संगठन की 50वीं जो है वर्षगांठ में ILO को नोबेल अवार्ड दिया गया था। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटक संगठन WTO का मुख्यालय जो है मैड्रिड स्पेन में अवस्थित है और IMF की स्थापना जो है सितंबर 1945 को होती है और IMO का मुख्यालय जो है लंदन में है और ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में स्थित है, मॉन्ट्रियल में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम अफीम युद्ध जो है कब हुआ था। तो प्रथम अफीम युद्ध होता है 1839 से 42 के बीच में, 3932 से 4952 है। तो उत्तर बी नंबर में है। यह युद्ध जो है ब्रिटेन और चीन के बीच में होता है और इस युद्ध के बीच जो है मूल कारण था कि ब्रिटेन चीन में अपने व्यापार किसी भी प्रतिबंध पर विरोध कर रहा था। ठीक है, और ब्रिटेन चीन में अफीम का व्यापार बढ़ाकर वहां के बाजार को अपने अनुकूल चाह रहा था और 29 अगस्त 1842 ईस्वी को चीन और ब्रिटेन के बीच जो है नानकिंग की संधि हुई। इससे प्रथम अफीम युद्ध का जो है अंत होता है 42 में। द्वितीय अफीम युद्ध जो है 1856 से 60 के बीच में चीन और ब्रिटेन के बीच में होता है और 1858 ईस्वी में जो है तियानजिन की संधि के द्वारा द्वितीय अफीम युद्ध का विराम हुआ कुछ समय के लिए। लेकिन 1860 में जो है पेकिंग की संधि के द्वारा जो है तियानजिन की संधि को चीन को स्वीकार करने के लिए विवश किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत किस संधि से होता है। पेरिस, लंदन, जिनेवा। तो उत्तर हो जाएगा यूरोप में जो है क्रीमिया पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त होता है। यह 1856 में होता है और इस संधि के द्वारा जो है पूर्वी समस्या से संबंधित सभी राज्यों के सामूहिक रूप से टर्की साम्राज्य की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने का वादा किया और सुल्तान ने अपनी ईसाई प्रजाओं के साथ अच्छा व्यवहार और बेहतर शासन देने का वचन दिया। क्रीमिया का युद्ध जो है 1853 से 56 के बीच में होता है और इस प्रकार पेरिस की संधि के द्वारा जो है रूस की विस्तारवादी नीति पर कुछ समय के लिए अंकुश लगा था। ब्रिटेन, इटली जो है
याद रखना है कि युद्ध में मुख्यतः जो है तुर्की और रूस के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, इटली आदि ने तुर्की के साथ दिया था। काबुल का प्रसिद्ध कथन था कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का एकीकरण यानी कि निर्माण होगा। ठीक है, कुछ यह कथन जो है सत्य हुआ। यह कथन भी सत्य होता है जो काबुल के द्वारा कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों का हिस्सा था? ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए। तो उत्तर हो जाएगा जर्मनी। दूसरा नंबर, ठीक है, जर्मनी जो है इटली और जापान को ध्रुवीय राष्ट्र का संज्ञा दिया और 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हिटलर के आक्रमण, द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत और 3 सितंबर 1939 को यूके के ने जो है जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है यूके ने उपनिवेश वैश्विक देशों को भी युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में स्पेन के जनरल फ्रैंको और जापान के जनरल तांजो जो है के ने जर्मनी के पक्ष में युद्ध की घोषणा करता है। 7 सितंबर 1941 को जापान ने यूएसए के हिंद महासागर में स्थित नौसैनिक अड्डा को ध्वस्त कर देता है। मित्र राष्ट्रों के अंततः द्वितीय विश्व युद्ध में जो है 1945 ईस्वी में जीत हो जाती है हिटलर के बाद, मृत्यु के बाद, और जापान जो है हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा बम गिराया जाता है। उसके बाद जो है आत्मसमर्पित कर देता है। उसके बाद जो है युद्ध समाप्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रोमन साम्राज्य ने निम्न में से किस धर्म को अपना जो है राजधर्म घोषित किया? फारसी है, ईसाई है और हिंदू है। तो यह ईसाई है। दूसरा नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को अपना जो है राजधर्म घोषित करता है। रोमन साम्राज्य के जो है संस्थापक ऑगस्टस सीजर हैं और रोमन साम्राज्य ने क्रूर शासक नीरो, यहाँ पर रोमन साम्राज्य के क्रूर शासक का नाम था नीरो, जो कि 54 से 68 ईस्वी तक था। रोमन साम्राज्य आगे चलकर जो है पश्चिम और पूर्वी साम्राज्य में बांटा गया। रोमन साम्राज्य यूरोप के रोम नगर में केंद्रित एक साम्राज्य था और इस साम्राज्य का विस्तार जो है पूरे दक्षिण यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और अनातोलिया के क्षेत्र थे। फारसी साम्राज्य इसका प्रतिद्वंदी था जो फरात नदी के पूर्व स्थित था। तो इस प्रकार से आपका यह सारा क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन था वह समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन थे। बहुत ही जो है हम तो ऐसे 40 क्वेश्चन 10 मिनट में करवा देते, लेकिन पूरा डिटेल जो दिया गया है वो आपको हम बताते हुए चल। ये रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट है, आप सब जान रहे हैं और हमको अच्छा लगा तो आपको यहाँ पर पूरा बता रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जितना डिटेल आपको बता रहे हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।